हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है जिससे आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो कवर होता जा रहा है। आपको बस नोट्स बना करके और उसको रिवाइज करते जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। तो 110 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग 111 नंबर से करेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है मगर बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए क्योंकि हुआ तो 1912 में ही था, मगर ऑप्शन है मार्च 1912 या अप्रैल 1912। बिहार जो है वो कब नया प्रोविंस बना, यानी बिहार को बंगाल से अलग करके कब नया प्रांत बनाया गया, नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार का फाउंडेशन डे मनाते हैं। बिहार का फाउंडेशन डे कब मनाते हैं? 22 मार्च के दिन बिहार की का स्थापना दिवस, यानी जो है ना, इनफॉर्मली घोषणा हो गई थी 22 मार्च के दिन कि बिहार जो है उसको बंगाल से अलग करके नया राज्य बनाया जाएगा। मगर 1 तारीख अप्रैल से वो चीज़ जो है वो लागू हो गया था, फॉर्मली लागू हो गया था। इसीलिए इसका आंसर क्या है? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो बिहार जो है ना वो पहले क्या था? बंगाल में मिला हुआ था। देखो ये बिहार का पुराना नक्शा है, इसमें आपको 3 चीज़ दिख रहा होगा। एक तो ये बिहार है, यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बिहार है। चंपारण, सारण, शाहाबाद, पटना, गया, ठीक है, मुंगेर, ये यहाँ से बिहार का जो है ना ये बाउंड्री है, ये बिहार है। और बिहार के नीचे क्या था? झारखंड था, आपको पता है, जो कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। झारखंड, ये है झारखंड। ठीक है, ये झारखंड है। और झारखंड के बाद उसके नीचे क्या है? उड़ीसा। तो पहले ये सब एक साथ मिले हुए थे। ये उड़ीसा, देखो यहाँ लिखा है उड़ीसा, है ना, पुरी, कटक। तो पहले ये सब भी बिहार का ही हिस्सा था। तो अगर आपको पुरी जाना होता तो पहले पुरी बिहार का था, यानी बिहार जो है वो समुद्र से सटता था। तो कितना अच्छा था, बिहार का अपना पोर्ट होता, बंदरगाह होता। तो ये बिहार था। और बिहार जो है ना वो बंगाल से भी जुड़ा हुआ था, यानी बंगाल के अंदर में आता था। बिहार का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। फिर 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ कि बंगाल को अलग कर दिया गया, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। तो क्या बचा? 3 चीज़ बचा, बिहार बचा, झारखंड बचा और उड़ीसा बचा। फिर 1936 में 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल को ही 1936 को उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। तब क्या बचा? बिहार और झारखंड बचा। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया। तो अब क्या बचा है? केवल बिहार बचा है। अभी सुनने में आ रहा है कि बिहार से सीमांचल को भी अलग कर दिया जाएगा, माने पूर्णिया जो डिवीजन है उसको अलग कर दिया जाएगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज को। ऐसा सुनने में आ रहा है। जब किया जाएगा तो बाद की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये 3 डिवीजन आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक नया प्रांत बना बंगाल से अलग होके। फिर 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये देख लीजिए, The province of Bihar separated from Bengal officially came into being on 1 अप्रैल 1912 को ऑफिशियली ये चीज़ हुआ। This was part of a larger reorganization of British India where Bihar and Odisha were separated from Bengal. बंगाल से इनको अलग किया गया था और एक नया प्रांत बनाया गया, इसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा। और राजधानी क्या थी? पटना ही थी। उस प्रांत का नाम बिहार नहीं था, सिर्फ बिहार एंड उड़ीसा प्रांत ऐसे नाम था। और राजधानी क्या थी? पटना ही थी। उड़ीसा की भी पटना ही और बिहार की भी पटना ही। देखो 22 मार्च जो बिहार का स्थापना दिवस है, 22 मार्च 1912 फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ था कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया जाएगा। मगर 1 अप्रैल को ये चीज़ जो है इफेक्ट में आया, 1 अप्रैल 1912 को। क्या आपको पता होगा कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 तारीख से 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। तो इसीलिए 1 अप्रैल को बहुत सारी चीज़ें लागू की जाती हैं। और 1936, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो गया। फिर बाद में झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लो। ये 1912 में ना बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 3 मुख्य चीज़ है। एक तो ये चीज़ है कि बिहार को अलग किया गया उड़ीसा से। दूसरा चीज़ है, दूसरा जो घटना हुआ था वो था दिल्ली
राजधानी शिफ्ट किया गया था। कैलकाटा टू दिल्ली जो है राजधानी का शिफ्ट किया गया था। पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करता था अंग्रेजों का, फिर उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था, वो भी इसी समय हुआ था 1912 में। और एक और चीज़ हुआ था 1911 में। देखो 1911 और 12 का जो साल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का मतलब होता है कि जो ब्रिटेन के जो राजा और रानी थे वो लोग दिल्ली आए थे, यहाँ आए थे, और यहाँ पे उनका इंडिया के राजा और रानी के तौर पे उनका राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, वहाँ के राजा रानी यहाँ आए थे इंडिया में, और यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ था किंग जॉर्ज का। तो उसी को कहा गया था दिल्ली दरबार 1911 में। और वहाँ उन्होंने 3 फैसले किए थे। जो पहला फैसला था वो था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट करना। दूसरा फैसला था जो बंगाल का टुकड़ा किया गया था, यानी बंगाल को जो बांटा गया था 2 भाग में। एक भाग हो गया था पश्चिम बंगाल, जो आज भी पश्चिम बंगाल है, और दूसरा भाग था पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश हो चुका है। ठीक है, तो बंगाल को जो डिवाइड किया गया था 1905 में, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, उसको वापस से ठीक करना, यानी कि बंगाल को वापस से जोड़ देना, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और तीसरा काम था बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाना। ये 3 मुख्य काम उस समय पे अनाउंस हुए थे। ठीक है, 3 चीज़ें उस समय अनाउंस हुई थी। और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार 1911 जो किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913? 1913 में एक कमीशन अपॉइंट हुआ था जिसका काम था भारतीय करेंसी के बारे में देखना। तो इस कमीशन का हेड कौन थे? तो इसके हेड थे सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। इसको चैम्बरलिन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस, इसको चैम्बरलिन कमीशन भी कहते हैं। ये पॉइंट हुआ था 1913 में। काम क्या था? रिकमेंडेशन देना इंडियन करेंसी सिस्टम को लेकर के, भारतीय मुद्रा जो तंत्र है उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन देना। हेड जो थे वो सर ऑस्टिन चैम्बरलिन थे, who was a prominent British statesman, मतलब ब्रिटेन के थे, and had previously served as a secretary of state for India, जो भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे, भारत सचिव के तौर पे काम कर चुके थे। भारत सचिव क्या है कि ब्रिटेन में भारत की चीज़ों को देखने के लिए वहाँ का जो कैबिनेट है, संसद है, वहाँ पे एक मंत्री नियुक्त किया गया था जिसका स्पेशल काम था, उसका नाम ही था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, भारत सचिव। क्यों उसका नाम भारत सचिव था? क्योंकि उसका काम था भारत में जो भी चल रहा है, इंडिया के लिए जो भी एक्ट बनाना है, जो कानून बनाना है, वो देखता था वो। ठीक है, और इसके सहायता के लिए 15 लोगों की एक कमिटी इसको दी गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो उस पद पे भी चैम्बरलिन रह चुके थे। द कमीशंस प्राइमरी फोकस वाज ऑन द मॉनिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, इसका काम था भारत के मॉनिटरी सिस्टम, मौद्रिक नीति के बारे में देखना। पर्टिकुलरली द फंक्शन ऑफ द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस इन द लेट 19th सेंचुरी। गोल्ड एक्सचेंज, आज भी फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ना, विदेशी मुद्रा, उसमें गोल्ड भी एक विदेशी मुद्रा भंडार है, तो उस चीज़ को देखना। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडिया, ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट? देखो, पढ़े होंगे तो जवाब दे सकेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जवाब दे सकेंगे। तो एग्जाम में जो 150 सवाल होता है उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ये सोलर कांस्टेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मतलब अंदाजा नहीं लगेगा कि कौन सा इसमें सही है अगर पढ़े नहीं है तो। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो छोड़ने के लिए ही बने हुए हैं। जबरदस्ती नहीं बनाना है कि हाँ 150 में 150 एकदम को बना के चले आना, जबरदस्ती नहीं बनाना होता है। ठीक है, आप 135 बनाइए, 130 से प्लस बनाया कीजिए क्वेश्चन हमेशा, 130 प्लस। ज़्यादा आता है तो 140 प्लस। इन कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है और उसका क्या वैल्यू होता है? देखो, the solar constant, which is the amount of solar energy received per unit area at the top of the earth's atmosphere। देखो, मतलब सूरज से जो रोशनी आ रहा है अर्थ पर, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक यूनिट एरिया, मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर में या 1 मीटर स्क्वायर में, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिसीव होता है। ठीक है,
और कितने टाइम तक, माने एक पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम भी देखना है कि इतने टाइम तक इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस एरिया में रिसीव हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, और ये जनरली कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सालों भर सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है जब सूरज, क्योंकि अर्थ जो है वो जब सन के चारों ओर घूमता है तो कभी सन के बहुत पास रहता है और कभी बहुत दूर होता है। तो जब थोड़ा दूर होते हैं तो कम रोशनी आती है, जब पास होते हैं तो ज़्यादा रोशनी आती है। कितनी रोशनी आती है, इसका एवरेज, ठीक है, कितनी रोशनी सन से अर्थ को मिलती है एक यूनिट ऑफ एरिया में एक टाइम पर, तो इसी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। और ये होता है 1.361 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.361 अगर इसको अप्रॉक्स करें तो 1.4 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इतना मिलता है एनर्जी, यही है सोलर कांस्टेंट। ठीक है, कि 1 मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर में कितना। द सोलर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ। अर्थ सूर्य का कितना धूप, कितनी एनर्जी जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस वैल्यू कैन वेरी स्लाइटली। ये साल भर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि अर्थ, मान लो यहाँ सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो अर्थ कभी पास में भी हो सकता है, कभी दूर में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सोलर कांस्टेंट वेरी करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 114 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यही सेम ये जो क्वेश्चन है मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में भी हिस्ट्री वाले पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फीचर कौन कौन सा है, और यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो पूरा सारा फीचर देखना होगा, और सिर्फ एक एक्ट नहीं। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा बहुत सारा एक्ट है उसमें, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपको 1919 भी जानना है, 1909 भी जानना है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1848 भी जानना है, फिर चार्टर एक्ट 1833 जानना है, 53 जानना है, 13 जानना है, 1861 जानना है, बहुत सारा एक्ट है। मगर आज हम लोग केवल इस एक्ट के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, साल देखो 1935, आज़ादी कब मिला है? 1947। ठीक है, और ये कानून कब बना था? 1935 में। तो हमारा मतलब जो लास्ट एक्ट कह सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा वो यही था। इसके बाद तो सीधे मतलब कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ही पास हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो ये एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सभी एक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कानून था जो अंग्रेजों ने पास किया था। और हमारे संविधान में हमने 250 अनुच्छेद तो यहीं से लिए हैं। यानी कि हमारा संविधान, जैसे कहा जाता है ना कि भारत का संविधान जो है वो नकल कॉपी है, सभी देशों के संविधान से हमने जोड़ जाड़ के अपना संविधान बनाया है। ठीक है, उसमें कुछ सुधार करके या गुना भाग करके। लेकिन हमारे संविधान का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान का मेजर पार्ट कहाँ से आया है। तो वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 हिंदी में अगर लिखेंगे तो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कानून के बारे में डिटेल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये सब कानून कहाँ पास होता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का अपना कोई पार्लियामेंट या कुछ तो था नहीं कि यहाँ पास होगा, सब वहाँ पास होता था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर यहाँ पे नाम आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, बार बार जिक्र किए हैं इसी PYQ डिस्कशन में कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। इसमें से गांधी जी केवल एक वाले में भाग लिए थे, वो था द्वितीय 1931 वाला, और BR अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया था, क्योंकि कोई गया ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी से कोई गया ही नहीं था। केवल सेकंड वाले में गांधी जी गए थे, फिर थर्ड वाले में वो गए भी नहीं थे। तो हमारे देश की उस टाइम की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और बुलाया गया था वहाँ पे कि आइए आप लोग, हम लोग डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में जब एक पार्टी जाएगा ही नहीं, मतलब एक पक्ष के लोग जाएंगे नहीं, तो मीटिंग तो फेल हो जाएगा। तो जो गोलमेज सम्मेलन था वो फेल हो गया था। उसके फेलियर के बाद
इन लोगों को ऐसा लगा, अंग्रेजों को, कि इंडिया में कुछ संवैधानिक सुधार करने की जरूरत है, जो कानून है उसमें सुधार करने की जरूरत है, और उन लोगों ने ये कानून लेकर आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पीछे, इसको लाने के पीछे क्या कारण था, तो वो कारण था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एकदम याद रखना, क्योंकि 1935 के पहले क्या आया है, 1932 में 3 कॉन्फ्रेंस हो चुका है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल रहा, इसीलिए 1935 में ये कानून बन के आया। समझ गए? इन मार्च 1933 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप ए कमिटी। देखो 32 तक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला, जो फेल हो गया, तो 33 में ही सरकार ने एक कमिटी गठित की, जिसमें 20 रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें से 7 जो है वो इंडियंस थे। क्यों? ताकि एक एक्ट बनाया जा सके, जो एक्ट बना है 35 वाला वो। आफ्टर न्यूमरस मीटिंग्स, ये कमिटी जो 20 लोगों की एक कमिटी बनाई गई, जिसमें 7 भारतीय थे, इनका बहुत सारे मीटिंग हुआ 1933 और 34 में। फिर इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के आधार पे विच लेड टू द बिल्स इवेंचुअल पासिंग इन फरवरी 1935, उसके आधार पे ये कानून 1935 में पास हुआ। दिस एक्ट रिसीव रॉयल असेंट ऑन 24 जुलाई 1935 को, इसको जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनका भी मिल गया, और ये 1 अप्रैल 1937 से इफेक्ट में आ गया। कब से इफेक्ट में आया है? 1 अप्रैल 1937 से इफेक्ट में आया। बन तो गया था 1935 में ही, नाम इसीलिए इसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि वहाँ के राजा का साइन तो 35 में हो गया था, बट इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 1937। एट द टाइम इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ये सबसे बड़ा एक्ट था, जिसमें से 32 सेक्शंस थे, 14 पार्ट थे, और 10 अनुसूचियां थी, और वही सब हम लोगों ने कॉपी किया अपने संविधान बनाते टाइम। ठीक, अब प्रोविजंस क्या क्या थे? तो पहला प्रोविजन था फेडरल सिस्टम, उसमें बात किया गया था फेडरल सिस्टम का। यानी फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में देखो, एक तो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, और दूसरी है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राज्य सरकार। इंडिया में 3 लेवल चलता है। तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज होते हैं। तो इंडिया में अब 3 लेवल है, लेकिन उस टाइम पे केवल 2 ही लेवल्स की बात होती थी। तो सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। कई ऐसे देश होते हैं जहाँ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कोई राज्य नहीं होता है, राज्यों की अपनी सरकार नहीं होती है, तो वो होता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, और इसका उल्टा होता है फेडरल सिस्टम। तो उसी समय 1935 में ही फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका एम था पावर को डिवाइड करना, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रांतों के बीच में, प्रांत माने राज्य। द फेडरल सिस्टम वाज मीन टू बी ए कॉम्प्रोमाइज ऑफरिंग मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। इसमें बात किया गया था कि राज्यों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए, स्वायत्ता दी जाए, बट इट्स सक्सेस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट दूसरा जो बात है वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो प्रांत है वो उनको स्वायत्ता मिलेगी। प्रांत माने राज्य, प्रोविंस माने आज कहेंगे प्रोविंस इज इक्वल टू स्टेट, जैसे बिहार उस समय प्रोविंस था, अभी स्टेट है, बस नाम अंतर है। ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी राज्यों को क्या मिलेगा? स्वायत्ता मिलेगी। देखो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो राज्य सरकार खुद ही करती है। अभी देखो कास्ट सेंसस कराना था तो बिहार ने कास्ट सेंसस करा लिया, फिर जो एग्जाम वगैरह लेता है, बीपीएससी है, तो केंद्र सरकार से हर एक चीज़ पूछने की जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार बहुत सारी चीज़ों में स्वायत्त है, अभी बिल पास कर लेता है, ठीक है, बजट पास हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो द एक्ट एबॉलिश्ड द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। भारत में डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम 1919 से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, द्वैध शासन। ठीक है, तो 1935 में इसको एबॉलिश कर दिया गया। 1919 से ये आया था डायरकी सिस्टम, 1919 में जो कानून बना था, और 1935 वाले कानून से इसको एबॉलिश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, और जो राज्य हैं उनको फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी दिया गया, यानी पूरी स्वायत्ता दी गई। प्रोविंसेस वेर ग्रांटेड फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, इनको बाहरी कंट्रोल से फ्रीडम मिला, ये अपना कानून बना सकते थे, लेजिस्लेट कर सकते थे अपना कोई कानून। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ईच प्रोविंस वाज इंटरेस्टेड विथ मैनेजिंग ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट का जो भी मैटर है उस पर ये लोग अपना कानून बना सकते थे, बस कुछ कुछ मैटर जो है वो गवर्नर के लिए रिजर्व रखा गया था। ठीक है, उस समय भी गवर्नर होता था उस प्रांतों में, अभी भी गवर्नर राज्यपाल होते हैं, तो उनके लिए कुछ
विषय रिजर्व थे, बाकी सभी विषयों पे कानून जो है वो राज्य अपने से कानून बना लेता था। ठीक है, तो ये स्वायत्तता दी गई। देखो, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस वाज आउटलाइन इन 3 लिस्ट। 3 लिस्ट बनाया गया, 3 लिस्ट बनाया गया। ये 3 लिस्ट किस चीज के लिए है कि पावर का डिवीजन, ठीक है, पावर का डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरल लिस्ट, इस लिस्ट में 29 विषय थे। जैसे केंद्र सरकार, बहुत सारा ऐसा चीज है जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। फिर बैंकिंग बाद हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। डिफेंस, डिफेंस पे भी केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामला है। करेंसी, ठीक है, नोटबंदी करना है, क्योंकि पूरे देश में सेम टाइप का नोट चलता है ना। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार कही कि आज से नोटबंदी करना है, वो नहीं हो सकता। करेंसी जो है वो सेंट्रल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट में आता है। समझ गए? तो ऐसी 29 आइटम्स हैं जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसी तरह से ऐसे 54 आइटम्स उस समय थे, ऐसे 54 आइटम्स थे जिसपे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती थी। वो था प्रोविंशियल लिस्ट में। जैसे कि एग्रीकल्चर पे कानून बनाना है तो राज्य सरकार अपना बना लेगा कानून, ठीक है। पुलिस पे अगर बनाना है तो राज्य सरकार, जैसे बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस के लिए कोई कानून बनाना है तो राज्य सरकार खुद ही बना लेगा। तो इस तरह से 54 आइटम्स थे और 36 आइटम कंकरेंट लिस्ट में थे, जिसमें जो कानून है ये दोनों बना सकता है। जैसे मैरिज है तो मैरिज के लिए दोनों कानून बना सकता है। राज्य अपने लिए बना लेगा, जैसे कोई राज्य चाहेगा तो कानून बना लेगा कि मेरे राज्य में लड़कियों की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों कानून बना सकते हो। द गवर्नर रिटेन रेसिडुअल पावर इन सर्टेन एरियाज। जो राज्यपाल होते हैं गवर्नर, उनके पास कुछ रेसिडुअल पावर्स रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेसिडुअल पावर्स किसके पास था, तो गवर्नर के पास। रेसिडुअल पावर मतलब होता है कि ऐसे विषय जो लिखे हुए नहीं है इसमें, जैसे इंटरनेट हो गया। उस समय इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट नहीं लिखा हुआ है, तो अगर इंटरनेट के विषय पे कोई कानून बनाना हो तो अब कौन बनाएगा, तो गवर्नर बनाएंगे, क्योंकि ना केंद्र सरकार बना सकती है ना राज्य सरकार बना सकती है, क्योंकि वो तो रेसिडुअल विषय है, विशिष्ट विषय है, कुछ नया विषय है, उस पर गवर्नर बनाएंगे। समझ गए? स्पेशली रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, तो उस रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डायआर्की एट द सेंटर। सेंटर में डायआर्की का प्रस्ताव रखा गया, केंद्र में डायआर्की। डायआर्की क्या होता है, देखो यहाँ पे समझ लो। द्वैध शासन जो 2019 में लाया गया था, बाद में 1919 के एक्ट में लाया गया था, मगर फिर 1935 के एक्ट में द्वैध शासन को खत्म किया गया। कहाँ, प्रांतों में। मगर केंद्र में कहा गया कि द्वैध शासन लाया जाना चाहिए। द्वैध शासन होता क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो फेडरल सब्जेक्ट है, उनको 2 भागों में बांटा जाता है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। कुछ कुछ सूचियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको ट्रांसफर्ड कैटेगरी में रखते हैं, कुछ को रिजर्व कैटेगरी में। जो ट्रांसफर कैटेगरी में रखते हैं, हस्तांतरित विषय, ठीक है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। जो आरक्षित विषय होते हैं उन पे गवर्नर जनरल अपने जो 3-4 एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके साथ मिल करके कानून बनाते हैं। गवर्नर जनरल कानून बनाएंगे अपने एग्जीक्यूटिव लोग के साथ मिल करके, ठीक है। वो हो गया आरक्षित विषय। जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना कैबिनेट मंत्री लोग के साथ मिल करके कोई कानून बना दे, तो आरक्षित विषयों पे वो कानून बना सकता है। और जो हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, वो हो गया जैसे कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बना रही है, बहस हो रहा है, वो लोग कानून बना रहे हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट विषय थे वो सब आरक्षित विषय में रखे गए थे, ताकि उन पे कानून बनाने में कोई दिक्कत ना हो। पार्लियामेंट से पास कराने में फिर बहस होगा, वोटिंग होगा, दिक्कत होता है। तो जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के विषय थे वो सब इसमें रखे गए थे, जो इम्पोर्टेंट थे। और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, फूड हो गया, तो उसको हस्तांतरित में रखा गया था। और जैसे पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, वो सब आरक्षित, रिजर्व कैटेगरी में रखे गए थे। समझे? यही होता है डायआर्की। 2 कैटेगरी में बांटा जाता है चीज़ों को। द गवर्नर जनरल रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश क्राउन वाज टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द रिजर्व्ड सब्जेक्ट। जो गवर्नर जनरल होते थे, जिनको उस समय वायसराय भी कहा जाता था, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि हैं भारत में, वो क्या करते थे,
रिजर्व सब्जेक्ट पे वही काउंट बनाते थे, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, इन सब विषयों पे वही काउंट बनाते थे, विदेशी चीज़ें। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उस पे काउंट कौन बनाता था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, जो हमारे देश के जो नेता जो जीत करके जाते थे वो लोग बनाते थे। द गवर्नर जनरल हैड एक्सटेंसिव पावर, जो गवर्नर जनरल यानी वाइसराय थे उनके पास बहुत शक्तियां थी। एंड नो फाइनेंस बिल कुड बी प्रेजेंटेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, और कोई फाइनेंस बिल जो है वो गवर्नर जनरल के कंसेंट के बिना प्रेजेंट नहीं किया जाता था। अभी भी जैसे मनी बिल है तो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के मनी बिल नहीं लाया जाता है, जो लोकसभा या राज्यसभा में मनी बिल नहीं लाया जाता है। तो उस समय यही था, प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर जनरल के बराबर था और बिना गवर्नर जनरल के कंसेंट के फाइनेंस बिल नहीं लाया जाता था, ठीक है। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि दो हाउस, जैसे अभी भी दो सदन, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब होता है दो सदन। तो अभी भी जैसे हमारा जो संसद है उसका दो सदन है ना, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो ये सब उसी टाइम शुरू हुआ था। द एक्ट एस्टेब्लिश अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। दो, एक का नाम था फेडरल असेंबली यानी लोअर हाउस और दूसरे का नाम था द काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस। यही अपर हाउस आज राज्यसभा हो गया और लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है, ठीक है। द प्रिंसली स्टेट्स वेर लोकेटेड सीट्स इन द लेजिस्लेचर, जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब होता है जो रजवाड़े थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ये सब रजवाड़ा था, ठीक है, अजमेर वगैरह। तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी सीट दिया गया था लेजिस्लेचर में, विथ 104 मेंबर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड 125 टू द फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली मतलब लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब अपर हाउस। अपर हाउस में 104 लोग थे और फेडरल असेंबली में 125। हाउएवर इलेक्शन टू द फेडरल असेंबली वेयर इनडायरेक्ट, मगर उस समय जो फेडरल असेंबली था यानी लोअर हाउस था उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, अभी की तरह डायरेक्ट नहीं होता था। काउंसिल ऑफ स्टेट का डायरेक्ट होता था। द लेजिस्लेचर ऑफ 6 प्रोविंस, 6 प्रांतों का जो लेजिस्लेचर था वो द्विसदन था, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, अभी उत्तर प्रदेश बोलते हैं उसमें यूनाइटेड प्रोविंस। इसमें यहाँ भी 2 सदन था, आज भी बिहार में 2 सदन है, ठीक है। उस समय भी बिहार में 2 सदन था, 2 सदन माने वही विधानसभा और विधान परिषद, शुरू में ही बताए थे। अभी भी भारत में ऐसे 6 प्रोविंस हैं जिनको तंबुक बोलते हैं, वहाँ पे 2 सदन है, जैसे टी से तेलंगाना हो गया, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से यूपी और के से कर्नाटका। इन जगहों पे क्या है, 2 सदन है। उस समय भी 6 प्रांतों में 2 सदन था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी, याद कर लेना, बाकी सब जगह एक ही सदन था, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन भी दिया गया था इस कानून में। 1935 का जो एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया था कुछ लोगों को, आरक्षण। अभी भी SC ST को आरक्षण है ना, उसी तरह से सिख को, मुस्लिम को, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस रिलीजियस एंड सोशल कम्युनिटी, बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग जैसे सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्व सीट्स दी गई थी, ठीक है। इट ऑल्सो रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट और अदर कैटेगरीज, लाइक जो लेबर हैं, इंडस्ट्री में मजदूरी करते हैं, माइनिंग में मजदूरी करते हैं, सबको अलग से सीट दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। दिस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज अ कंट्रोवर्शियल फीचर एंड ड्रू क्रिटिसिज्म फॉर रीइंफोर्सिंग डिवीजन, और क्योंकि इसने सांप्रदायिक तौर पे बांटने की कोशिश की थी सिखों को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, तो इसीलिए इसका 1935 वाले कानून का क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोर्ट की बात की गई थी कि एक फेडरल कोर्ट, जो आज सुप्रीम कोर्ट है, उस समय फेडरल कोर्ट नाम रखा गया था, तो एक फेडरल कोर्ट का स्थापना किया जाएगा। फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी समस्या होगी उसको, विवाद को सुलझाने के लिए एक फेडरल कोर्ट का स्थापना किया जाएगा। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होता है सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। संविधान को इंटरप्रेट करना हो, यानी संविधान में क्या लिखा है वो बताना हो, तो कौन बताता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है, तो उस समय फेडरल कोर्ट।
ये 1937 से काम करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद फेडरल रेलवे अथॉरिटी, द एक्ट ऑल्सो क्रिएटेड द फेडरल रेलवे अथॉरिटी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। रेलवे के मैनेजमेंट के लिए एक अलग से रेलवे अथॉरिटी का गठन किया गया था। ठीक है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेज, जैसे कुछ कुछ प्रांत ऐसे थे जिनको एक दूसरे से अलग किया गया, जैसे सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया गया। सिंध अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सिंध को उस समय बॉम्बे से अलग किया गया। बिहार और उड़ीसा को भी अलग किया गया, जैसे बताए थे ना 1936 में अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 से, तो वो इसी कानून के तहत हुआ था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया। ठीक है, फिर बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा यानी म्यांमार, नहीं तो अभी म्यांमार इंडिया का ही पार्ट होता, तो यही लोग बर्मा को भारत से अलग किया और उसको सेपरेट कर दिया 1937 में। याद कर लीजिएगा, भारत को बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में। बर्मा माने म्यांमार। और एडन वाज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट कॉलोनी। ठीक है, ठीक है, ये यमन में है। एडन जो है ये यमन में है, तो इसको सेपरेट किया गया था। एडिशनली द इंडियन काउंसिल एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज एबॉलिश्ड। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भी एक कानून आया था, भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके तहत जो इंडियन काउंसिल का गठन किया गया था, जो बताए थे ना, भारत सचिव बनाया गया, फिर उसके अंदर में 15 मेंबर होता था, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया था। एंड इट्स फंक्शन वाज ट्रांसफर टू एडवाइजर्स टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इसके फंक्शन को ट्रांसफर कर दिया गया एडवाइजर्स को। जो 15 मेंबर समिति बनाई गई थी उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, भारत सचिव रह गया, मगर उसके लिए जो 15 मेंबर की इंडियन समिति बनाई गई थी वो खत्म किया गया। तो ये हो गया आपका टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या क्या किया गया एक बार फिर से बात कर ले। फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया, सेंटर में डायआर्की द्वैत शासन की बात की गई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का बात किया गया, प्रांतों में स्वायत्तता दी गई। ठीक है, एक ये था ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन का स्थापना किया गया। क्या होता है देखो, अखिल भारतीय संघ। The act proposed the creation of Federation of India, which was meant to include both British India and princely state। माने जो रजवाड़े हैं और जहाँ पे अंग्रेजों का राज है, जैसे बिहार, बंगाल, मद्रास, तो ये दोनों का को जोड़ करके एक संघ बनाया जाएगा, अखिल भारतीय संघ। पर ये बन नहीं पाया था। हाँ, प्रिंसली स्टेट वेर गिवन द चॉइस टू ज्वाइन। प्रिंसली स्टेट को चॉइस दिया गया था कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस संघ को या नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। A state could join the federation only if it execute an instrument of accession। कोई भी राज्य इसको ज्वाइन कर सकता था, पर ये हुआ नहीं, ये बाद में फुलफिल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आप सिर्फ पॉइंटर्स भी याद कर लेंगे तो आपको चलेगा। रिजर्वेशन दिया गया था किसको? सिख को, मुस्लिम को, एंग्लो इंडियंस को, तो ये सभी, यूरोपियंस को, इंडियन क्रिश्चियन को, SC ST को। ठीक है, 6 प्रांतों में 2 सदन स्थापित किया गया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये 70वां के पेपर में ही दोबारा रिपीट हो गया। उसमें क्या पूछा था कि एंग्लो इंडियन को कहाँ से समाप्त किया गया, एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को, तो ऑप्शन था 104 अमेंडमेंट एक्ट आंसर था। तो यहाँ का भी आंसर यही है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में पहले 2 सीट मिलता था। दो एंग्लो इंडियन के समुदाय को राष्ट्रपति क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनके माता पिता में से कोई इंग्लैंड के हैं, कोई इंडियन के हैं, क्योंकि वहाँ 200 साल वो लोग राज किया, तो ऐसा हो सकता था ना इंडिया में। ऐसे बहुत से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, जिनके पूर्वज जो है वो अंग्रेज रहे। तो ऐसे लोगों को लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी उनके लिए। प्रेसिडेंट 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे, चुनाव नहीं होता था, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे कोई भी 2 आदमी को। और उसी तरह से विधानसभा में 1 आदमी का नॉमिनेशन होता था, गवर्नर करते थे। राज्यों की विधानसभा में 1 आदमी, और लोकसभा में प्रेसिडेंट करते थे 2 आदमी, और राज्य में राज्यपाल 1 आदमी का, विधानसभा में।
समझ गए। मगर ये सब खत्म कर दिया गया कब? 104 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 104 संवैधानिक संशोधन में इसको खत्म कर दिया गया कि अब इसका जरूरत नहीं है हमारे देश में नॉमिनेशन का, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, विच कम्युनिटी वाज कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल कास्ट बाय ए 2015 बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। इन चारों में से कौन सा ऐसा समुदाय है जिसको बिहार सरकार ने 2015 में शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में डाल दिया था? माने पहले ओबीसी था, फिर सरकार इसको क्या किया, माना कि नहीं ये व्यक्ति जो है ये ओबीसी नहीं है, ये लोग अनुसूचित जाति है। बिहार सरकार उसको अनुसूचित जाति बना दिया 2015 में। मगर ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जुलाई में क्या किया, ये चीज को रद्द कर दिया और कहा कि राज्य जो है, बिहार सरकार ने किया था ना, तो कहा कि राज्यों के पास ये पावर नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में परिवर्तन कर सकें कि कौन जो है वो कौन जाति अनुसूचित जाति कहलाएगी या कौन जाति जो है अनुसूचित जाति नहीं कहलाएगी। जो शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है कि कौन कौन जाति शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उसमें चेंज बिहार सरकार नहीं कर सकती, कोई भी राज्य का सरकार नहीं कर सकता है, वो केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई जाति है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा देना है, जैसे लोहार जाति, उसको पहले वो ओबीसी में था, उसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, कौन कर सकता है? केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ है? ये लिस्ट है संविधान के आर्टिकल 341 में, याद कर लीजिए। संविधान का आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकते हैं, केवल प्रेसिडेंट। मगर यहाँ पे ये जो जाति थी तांती तत्वा जो जाति थी, इसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा बिहार सरकार ने दे दिया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को नल एंड वॉइड किया, कहा कि नहीं ये राज्यों का काम नहीं है। और अब तांती तत्वा दोबारा क्या हो गया? ओबीसी हो गया, एससी से इसको बाहर निकाल दिया गया। समझ गए पूरा कहानी, ठीक है। थोड़ा सा आर्टिकल 341 जो है वो देख लीजिए क्या होता है। ये देखो, आर्टिकल 341 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई विच कास्ट, रेस और ट्राइब। एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पावर है राष्ट्रपति को कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जाति, कौन सा जनजाति शेड्यूल कास्ट के अंदर आएगा। शेड्यूल कास्ट का लिस्ट है आर्टिकल 341 में, करेगा कौन? प्रेसिडेंट। यानी किस राज्य में कौन व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के अंदर आएगा, ये सब निर्धारण आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंट करते हैं। दिस डेजिग्नेशन इज मेड थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन करते हैं और आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, राज्यों के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ये काम करते हैं। बाद में पार्लियामेंट जो है वो इसको कानून का रूप देती है, कानून का शक्ल देती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, पावर प्रेसिडेंट के हाथ में। एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट किस पे काम करता है? जो केंद्रीय मंत्री सब होते हैं उनके इस पे काम करता है, एडवाइस पे काम करता है, और वो इशू करता है एक पब्लिक नोटिफिकेशन कि आज से ये जाति शेड्यूल कास्ट के अंदर आएगी या ये जाति शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं आएगी, ये सब। और वो करते कैसे? गवर्नर से कंसल्ट लेने के बाद, जिस राज्य के लिए करना है उस राज्य के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे तब करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग कहानी? इसीलिए तांती तत्वा को वापस बाहर निकाल दिया गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 नंबर, ये उस समय का करंट अफेयर है। 116 करंट अफेयर था, 117 भी करंट अफेयर है, 115 करंट अफेयर था। तो देखिए क्या करंट अफेयर है। हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल खिताब किसने जीता था? जिसने भी जीता हो, ये 2024 का प्रश्न था और एग्जाम हमारा 2024 में हुआ था। अभी हमारा एग्जाम 2025 में होने वाला है और 2025 में जो जीतेगा हमें वो याद करना है। 2024 वाला याद कर लेना, कभी कभी बीपीएससी पुराना भी पूछ देता है, तो 2024-25 दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा हम लोग फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट देख लेते हैं, बार बार पूछता है, थोड़ा समझ लो इसके बारे में। कितना होता है? 4 होता है मुख्य रूप से, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं इसको, ग्रैंड स्लैम, और ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। ओपन टेनिस टूर्नामेंट या ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ये 4 होता है। और 4 कहाँ कहाँ होता है? 4 जगह पे होता है। जो सबसे पहला होता है, अगर आप
वर्ल्ड का मैप जानते हैं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में होता है, जनवरी के आसपास ही हो जाता है, हो चुका है इस साल का। आप देख लेना कौन जीता था, मेन में कौन जीता, वुमेन में कौन जीता, डबल्स में कौन जीता। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। फिर 2 नंबर पे होता है फ्रांस का फ्रेंच ओपन, है ना, फ्रांस में होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। फिर 3 नंबर में होता है यूके का विंबलडन ओपन, ब्रिटेन का विंबलडन। और फिर 4 नंबर में होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता है, 1 2 3 4। ये देश भी इसी तरह से ईस्ट टू वेस्ट सजे हुए हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर यूके, फिर यूएसए। तो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस का फ्रेंच ओपन, यूके का विंबलडन ओपन और यूएस का यूएसए ओपन। और ये दोनों हो चुका होगा, ये मई के आसपास ही होता है फ्रेंच ओपन। तो देख लो चल रहा होगा, जब एग्जाम आएगा तो ये याद कर लेना 2025 में कौन कौन जीता और 2024 में भी कौन जीता था वो भी, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अचीव्ड द डिस्टिंक्शन of being the first Indian mountaineer to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season। एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ गया, माउंट लोत्से पर भी चढ़ गया। कौन वो पहला भारतीय है? वो है सत्यदीप गुप्ता, ठीक है। नाम तो ठीक है, करंट अफेयर्स की बात है, थोड़ा सा इन माउंटेन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये न्यूज था, Indian mountaineer Satydeep Gupta achieved the distinction of being the first Indian to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in the same season. He also became the first Indian to traverse from Everest to Lhotse in 11 घंटा एंड 15 मिनट। पहला भारतीय जो माउंट एवरेस्ट से माउंट लोत्से की तरफ ट्रेवल किया, यानी एक पहाड़ चढ़ा और इस पहाड़ से इस पहाड़ ये ट्रेवल किया, ऐसे यहाँ से, समझ आया? तो यहाँ से कैसे ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे उतर उतर के थोड़ा बहुत ऐसे करके इसने ट्रेवल किया 11 घंटा में, ठीक है, रीज के माध्यम से। यहाँ पे मैप में देख लो कहाँ है ये दोनों माउंटेन, दोनों नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ही है, ठीक है। ये है आपका लोत्से और ये है आपका एवरेस्ट, तो दोनों एकदम बगल बगल में ही है, लोत्से और एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तो इसके बारे में सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। द माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक अबव सी लेवल, समुद्र के ऊपर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक है। इज लोकेटेड इन द हिमालयाज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत यानी चाइना। इट इज नोन लोकली एज सागर माथा इन नेपाल, इसको नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, और चोमो लुंगमा इन तिब्बत, और तिब्बत में चोमो लुंगमा बोलते हैं। ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, तिब्बत में बोलते हैं चोमो लुंगमा, हमारे यहाँ बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, पूरा दुनिया माउंट एवरेस्ट ही बोलता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं 8,850 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हिमालय और बढ़ रहा है, यानी और ऊंचा होता जा रहा है, ठीक है, और ऊंचा होता जा रहा है। क्यों भाई ऊंचा होते जा रहा है, बताएंगे आपको थोड़ा देर बाद। ये देखो हाइट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, यही है हाइट। लोकेशन हिमालय, बॉर्डर नेपाल और तिब्बत का, ठीक है। सिचुएटेड इन द महालंगूर हिमल सब रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय के महालंगूर हिमल रेंज में। सागरमाथा नेपाल में, तिब्बत में चोमोलुंगमा। फॉर्मेशन बना है कैसे? जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, कोलिजन हुआ, तब ये बना। देखो थोड़ा सा ये देखो, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, इसका क्या मतलब है कि इंडिया का जो आप पार्ट देखते हैं, इंडिया देखते हैं, तो इंडिया हमेशा से जहाँ है यहाँ पे है, हमेशा से यहाँ नहीं था। पहले जो इंडिया है ना वो दक्षिण में था, दक्षिण में मतलब कि अफ्रीका से सटा हुआ था, ठीक है, इधर अफ्रीका है और इंडिया अफ्रीका से सटा हुआ था। फिर वो अफ्रीका से टूट के 71 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, अफ्रीका से टूट करके वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, कई साल लगा, 71 मिलियन ईयर्स अगो, 55 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ था, 38 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ था, 10 मिलियन ईयर्स अगो जाके टकराया, तो इतना साल लगा। और फिर इंडिया क्या हुआ,
इंडियन लैंड मास जो है वो जाके टकराया। किससे टकराया? तो चाइना, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं ऐसे, चाइना रशिया वाला जो हिस्सा है वो यूरेशियन प्लेट है और ये है इंडियन प्लेट। तो जाके टकराया, और जब टकराया एक साइड, जब दूसरे साइड से टकराया तो बीच में क्या हुआ, जो भी गंदगी था, जो मलबा था, समुंदर था, वो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया, और यही है हिमालय। समझ गए? बीच में था टेथिस सी, ये जो बीच में समुंदर था उस समुंदर का नाम था टेथिस, टेथिस सी। उस समुंदर में जो भी सेडिमेंटेशन था, जो भी मलबा था पड़ा हुआ, उसमें वलन पड़ गया और वो सब फोल्ड हो गया, मतलब, और वो ऊपर उठ गया फोल्ड होके यहाँ पर। समझे? और हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है। तो हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, और आज भी टकरा रहा है। इसीलिए तो भूकंप आता है, जैसे 2015 में नेपाल में भूकंप आया, तो आज भी वो और अंदर घुसता जा रहा है। इंडियन प्लेट जो है ना, यहाँ देखिए, इंडियन प्लेट जो है ना वो और अंदर घुसता जा रहा है। जैसे पहले यहाँ था, इतना दूर था, अभी यहाँ घुस गया है और घुसेगा। तो जैसे जैसे ये और अंदर घुसेगा, हिमालय की ऊंचाई और बढ़ेगी, और यहाँ पे जो हिमालय में जो हो रहा है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वो और भी अधिक होएगा। ठीक है? टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है हिमालय का एरिया, इसीलिए हिमाचल वगैरह में हर समय लैंडस्लाइड होते रहता है। ठीक है? यहाँ देखो, ग्रोथ 4 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण। बाकी क्लाइंबिंग तो 40 से 60 दिन लगता है क्लाइंबिंग करने में। डेथ जोन भी है वहाँ पर। सबसे पहली बार किसने चढ़ा था? सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, 1953 में। ठीक है? पहली बार चढ़े थे ये दो लोग, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, 1953 में। और अब है माउंट लोत्से के बारे में। माउंट लोत्से द वर्ल्ड्स फोर्थ हाईएस्ट पीक, ये चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे पहला तो माउंट एवरेस्ट हो गया, दूसरा हो गया K2, तीसरा हो गया कंचनजंगा, ये चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट लोत्से। ये भी वहीं पे है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ही है। माउंट एवरेस्ट के एकदम बगल में है, एकदम बगल में नहीं है, फिर भी जाने में उसको 11 घंटा लग गया था, तो थोड़ा तो दूर होगा, 25,000 फीट दूर है। ठीक है? ऊंचाई है 8,516 मीटर। बाकी तो वही सब बात लिखा हुआ है, चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, 25,000 फीट दूर है। इसका चार मुख्य रूप से, इसमें 4 पहाड़ है, 1 2 3 4 ऐसे करके। लोत्से मेन, लोत्से मिडिल, लोत्से सार और सेंट्रल 2, 4 पहाड़ है। ठीक है? और पहली बार कौन चढ़ा था? तो फर्स्ट सक्सेसफुली एसेंट ऑफ लोत्से 1 वॉज अचीव्ड ऑन 18 मई 1956 बाई फ्रिज लुटशिंगर एंड अर्नेस्ट रीस। याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है 118 नंबर, 119 नंबर। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार एज पर द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। सेंसस, बिहार का सेंसस पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आपको PDF जो है आपके टेलीग्राम पे है बिहार सेंसस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का जो सेंसस में सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार कितना था, तो 918 था, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 120 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का दिया है कि क्लोरोफिल का क्या काम है प्रकाश संश्लेषण में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, मतलब हम लोग जो हैं इंसान, हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे लिए जो मेन सोर्स है वो क्या है? प्लांट है ना, पौधा। पौधा से ही सब चीज़ है। सबसे जो फूड चेन का जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन है? प्लांट है, पौधा है। पौधा को हिरन खाता है, हिरन को फिर शेर खाता है, या पौधा को बकरी खाता है, फिर उसको कोई और खा जाता है, या हम लोग पौधा को खाते हैं, घास मतलब जो भी साग पात खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, वो सब पौधा ही खाना हुआ। तो प्लांट जो है ना वो है कोई भी फूड चेन का वो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, यही सब चीज़ प्रोड्यूस करता है। अगर प्लांट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो प्लांट प्रोड्यूस करता है एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। हो सकता है अगला बार वही सिंपल क्वेश्चन पूछ दे। तो 4 चीज़ें क्या क्या हैं? पहला चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड,
हम लोग कहते हैं ना कि पेड़ जो है वो हम लोगों से CO2 लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ CO2 लेता है, पेड़ को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। दूसरा चीज है पेड़ को चाहिए H2O यानी कि वाटर। पेड़ जो है जड़ों से पानी को खींचता है, तो पेड़ को पहला तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों से लेता है, दूसरा चीज है उसको चाहिए वाटर, तीसरा चीज है उसको चाहिए सनलाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 70वां BPSC में ही पूछा हुआ है कि विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है धरती के लिए वो क्या है, सूरज है। बिना सूरज के कुछ भी नहीं है। तो सनलाइट, सनलाइट नहीं रहेगा, धूप नहीं रहेगा तो पेड़ मुरझा जाएगा, पेड़ खाना नहीं बनाएगा, और पेड़ खाना नहीं बनाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कोई भी कुछ नहीं खा पाएगा। पेड़ मर जाएगा तो सभी लोग मर जाएंगे। तो सनलाइट। और चौथा जो चीज है वो है क्लोरोफिल, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक, जो पेड़ है वो हरा होता है इसी के कारण, पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं इसी के कारण, क्लोरोफिल या हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2, H2O, सनलाइट और हरित लवक। अब क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल क्या करता है, जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि क्लोरोफिल क्या करता है। हरित लवक पेड़ को हरा रखता है, मगर इसका कोई काम होगा ना। तो ये देखो, ये पढ़ो, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज माने खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी है पेड़ से जो भी मिलता है वो सब बनता है। ठीक है, उसमें वो लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, लाइट एनर्जी का, सनलाइट का। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन होता है इसमें सबसे पहले ये रिएक्शन कहाँ होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि पेड़ों के पत्तों में। पत्तों को किचन कहा जाता है, पेड़ का जो पत्ता है उसको किचन कहते हैं। उसमें एक होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, तो उसी में खाना बनता है, उसी में काम होता है। ये जो क्लोरोफिल ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करता है। सूरज की किरणों को पत्ता जो है वो अपनी तरफ एब्जॉर्व करता है, खींचता है। कैसे, क्लोरोफिल के कारण। अगर पत्तों में पत्ते हरे नहीं होंगे तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, हरे पत्ते ही खाना बनाते हैं, माने प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है वो ही सूरज की किरणों को अपनी ओर खींचता है, एब्जॉर्व करता है। फिर जो वो सूरज का किरण है, जो लाइट एनर्जी है, वो क्या करता है, पानी को तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो इसमें C भी है, H भी है, O भी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हो गया ना, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यही प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया था, और थोड़ा सा देख लीजिए। लाइट क्या करता है, सनलाइट क्या करता है, पानी को तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड अलोंग एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जनरेटिंग ATP। ATP माने एनर्जी करेंसी। ATP एनर्जी जो है वो किस रूप में मिलता है, ATP के रूप में, एडिनोसिन थाइफॉस्फेट, याद कर लेना। ATP को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि विच इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, तो ATP इज द एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन थाइफॉस्फेट। और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी निकलता है इस प्रक्रिया में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है। C6H12O6 हो गया ग्लूकोज। देखो एक फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, क्या क्लोरोफिल क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्व किया, लाइट एनर्जी, क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा हवा में, तो हम लोग सांस लेंगे। तो पेड़ हम लोग को 2 चीज़ देता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज माने पेड़ का जो फल है, सब्जी है, वही ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन देता है। और पेड़ लेता क्या है हम लोग से, 4 चीज़। मतलब क्लोरोफिल तो पेड़ के पास खुद ही है, सनलाइट लेता है, पानी आप दे दीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है हवा से। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लो, याद रहेगा। ठीक है।
तो आज हम लोग इसको यहीं छोड़ देते हैं 120 नंबर तक। 121 नंबर से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे बिहार सेंसस रिपीट हुआ, जैसे 104 एंग्लो इंडियन रिपीट हुआ। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन कल रिपीट हुआ था बिहार बजट से संबंधित, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब जो है डिस्कशन ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा हमारा। कल हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, और आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।